नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अविनाश गुप्ता में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए इडुटेरिया वॉल्यूम 1 बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज की वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। आज टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। जो भी लोग इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं वो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों 15 अक्टूबर से हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट विथ पीडीएफ के माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी, जो हमारे द्वारा बनाई गई है। अलग अलग प्रकाशनों की भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी टेस्ट सीरीज से संबंधित। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तो आइए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। सेट नंबर 1 हम लोग आज देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। एकदम सही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे, पहले व्यक्ति थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी? नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियां और घोड़े को बड़े पैमाने पर पाला करते थे? नहीं पालते थे, नहीं पालते थे। यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे? नहीं, यहाँ के लोग चावल के साथ साथ गेहूं, जौ, मक्का का भी खेती किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के 3 रत्न यानी त्रिरत्न में शामिल है कौन? सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार? नहीं। सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण? नहीं। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण? हाँ। यानी जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म में त्रिरत्न का बात निकलकर आती है। जो त्रिरत्न थे वह थे सम्यक दर्शन, जिसको हम लोग कहते हैं सही विश्वास। सम्यक दर्शन मतलब विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, और सम्यक आचरण मतलब सही आचरण। यह 3 शब्द जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, चोल अभिलेखों के अनुसार, किस अभिलेख के अनुसार? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पलिच्छांदम जो है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को पलिच्छांदम कहा जाता था। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अब अन्य उत्तर को देख लेते हैं। देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है, ब्रह्मा मदे, जो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसको ब्रह्मा मदे कहा जाता था। ठीक है। बेलन बगाई किसको कहते थे? जो गैर ब्राह्मणों को जो दी जाने वाली भूमि है उसको बेलन बगाई कहा जाता था। ठीक है। लेकिन साला भोग किसे कहा जाता था? तो याद रखें दोस्तों, स्कूल विद्यालयों की व्यवस्था के लिए जो दान में दी जाती थी भूमि, उसको हम लोग सालो भोग कहते थे। चोल अभिलेखों के अनुसार यह बात का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी दोस्तों। लेकिन मुद्रा राक्षस जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में
भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। 178 गेन का यह चांदी का सिक्का था। ठीक है, 178 गेन का चांदी का सिक्का था। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो याद रखें दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के समय। 6 का इसका सही उत्तर है औरंगजेब। देखिए, 1656 में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया था। जब शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया 1656 में, तो उस समय शासन कर रहे थे शाहजहां। लेकिन यहाँ का क्या कहा गया है, मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ औरंगजेब के समय। मतलब प्रत्यक्ष जो लड़ाई हुई वह औरंगजेब के समय में ही हुई थी मराठों का। और 1665 में, जैसे कि आपको पता होगा, शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की भी संधि हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं 7। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, और आपको पता होगा लॉर्ड रिपन ने ही 1881 ईस्वी में आपका नियमित जनगणना करवाई थी। और लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। लेकिन नियमित जनगणना यानी प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना होती है वो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। बंगाल का सेल लॉर्ड बेलेजली को कहा जाता है ना। और 1857 की जो क्रांति हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1856। 1856 में क्या हुआ? 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ। उस समय लॉर्ड डलहौजी शासनकाल उनका चल रहा था और आउटरम रिपोर्ट आया था जिसके आधार पर ही अवध को कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, आउटरम रिपोर्ट के आधार पर ही। और उस समय बाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे और अवध का अंतिम नवाब के रूप में जाने जाते हैं। और इन्हीं की पत्नी थी बेगम हजरत महल जो 1857 के क्रांति से अवध से नेतृत्व कर रही थी। अब बाद में यह नेपाल भाग जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो याद रखें दोस्तों, जब बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन का नेतृत्व किए थे वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हुआ क्या कि 20 जुलाई 1905 को यह बात की घोषणा की गई कि हम बंगाल विभाजन करेंगे। और 7 अगस्त के दिन स्वदेशी आंदोलन 1905 में यह बात की घोषणा की गई 7 अगस्त को कि हम लोग स्वदेशी आंदोलन करेंगे। और यह कहां से? कलकत्ता के टाउन हॉल से यह निर्णय लिया गया कि स्वदेशी आंदोलन कब से स्टार्ट होगा? 7 अगस्त 1905 से माना जाता है। और 16 अक्टूबर के दिन बंगाल विभाजन हो गया यानी प्रभावी माना जाता है कि 20 जुलाई 1905 को आपका इस बात का घोषणा होता है कि बंगाल विभाजन होगा। और जब घोषणा हुई तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें यह बात की घोषणा की जाती है स्वदेशी आंदोलन का। और क्वेश्चन नंबर 10, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11,
सत्यशोधन समाज की स्थापना, आपको पता होगा सत्यशोधन समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधन समाज की स्थापना किया था। 1867 में आपका प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था 1867 में। किसने किया था? तो आत्माराम पांडुराम ने किया था, केशव चंद्र सेन के संयोग से किया था। उसमें महादेव गोविंद नारायण भी थे संस्थापक सदस्य के रूप में। वहीं अगर देखा जाए तो 1875 में आपको पता होगा आर्य समाज की स्थापना हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में किया था। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12, अटवा देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो आपको पता होगा अटवा देवी का जो मंदिर था पहले, जो कन्नौज के राजा विजय चंद्र के द्वारा बनाया गया था। और यही अटवा देवी मंदिर को तोड़कर सरकी शासक इब्राहिम शाह सरकी ने अटवा देवी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो याद रखें दोस्तों, जो भू राजस्व का जो दर था वो आधा था, यानी 50% था। ठीक है। लेकिन जो लूटी गई खून से पर जो कर था, यानी लूटी हुई धन पर जो कर लगाता था अलाउद्दीन खिलजी, वो 3/4 हुआ करता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कैसी समानता का वचन देता है? तो भारतीय संविधान में दो प्रकार का समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आते हैं, कौन सी समिति के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने ही मूल्य कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए। यहां से एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका पॉलिटी का है। अब इस पॉलिटी के क्वेश्चन में आपको इकोलॉजी से कैसे मिक्स किया जाएगा, यानी पर्यावरण से कैसे मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों अनुच्छेद यानी आर्टिकल 253। 253 क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया अनुच्छेद 253 के तहत एक, नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अनुच्छेद अनुच्छेद 21, और आपका 11वां जो मूल कर्तव्य है वो पर्यावरण से संबंधित है ना। तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर समझ लीजिए, और इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर अलग हटकर एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का शक्ति किसके पास होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि जो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन सा शामिल होता है? तो गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति नहीं, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम
गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदान सूची में दर्ज है। हाँ, यानी ग्राम सभा में कौन शामिल होगा? तो वही व्यक्ति शामिल होगा ग्राम सभा में जो गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या अधिकतम 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है? यह बात की सीमित कर दी गई है किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसका उत्तर हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह कब आया था? तो 2003 में आया था। एक चीज और आपको पता होगा, कहीं कहीं जो राज्य है जिनकी सीटों की संख्या बहुत कम है, तो उस कंडीशन में मिनिमम आप इस संविधान संशोधन का यूज करके मिनिमम जो मिनिस्टर बन सकता है, जो मिनिमम मिनिस्टर बन सकता है वो है 12 को कब बनेगा? जब आपका जो छोटे छोटे राज्य है जहां पर 12 को आप मंत्री को नियुक्त कर सकते, इसी संविधान संशोधन के तहत इस बात का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, पीसीएस राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या नीति आयोग। तो देखिए, नीति आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। ठीक है। और आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं जो संवैधानिक संस्था है कि नहीं, जो चीज का वर्णन अनुच्छेद में किया गया है वह सभी आपका संवैधानिक होगा। और नीति आयोग कोई अनुच्छेद में तो दिया हुआ है नहीं, लेकिन बाद बाकी तो दिया हुआ है। अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का स्थापना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। यानी अंतरिम सरकार की घोषणा ये कब किया गया? क्वेश्चन बोल देगा कि अंतरिम सरकार जो बनी है तो इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 24 अगस्त के दिन इस बात का घोषणा किया गया कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और उसमें कार्यपालिका परिषद के जो सभापति होंगे वो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे और उप सभापति जो होंगे वो जवाहरलाल नेहरू होंगे, उप सभापति या उपाध्यक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाईकोर्ट का प्रावधान है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 कहता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए एक हाईकोर्ट होगी अनुच्छेद 241 के तहत। लेकिन 239 में किस बात का वर्णन किया गया है? तो जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके प्रशासक के बारे में बताया गया है। यानी केंद्र सरकार के प्रशासक के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 239 में। लेकिन अनुच्छेद 214 क्या कहता है? कहता है कि प्रत्येक राज्य का अपना अपना एक हाईकोर्ट होगा, यह बात का वर्णन किया गया है। लेकिन वहीं पर अगर बात कर दिया जाए अनुच्छेद 231, यह क्या है? जब 2 या 2 से अधिक राज्यों को उसके लिए एक ही हाईकोर्ट होगा, यानी जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट होगा तो इसका प्रावधान 231 अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है? लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा का स्पीकर का जो निर्वाचन होगा वो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा ही लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं? आपको पता होगा अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके, और आपको यह भी पता होगा 226 का प्रयोग करके, अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट और 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा सकते हैं। इस बात का वर्णन किया गया है। कब कर सकते हैं हम इसका प्रयोग? जब मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश गोल्डन ट्रायंगल में आता है? तो सबसे पहली बात समझिए, गोल्डन ट्रायंगल में कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। कौन कौन? थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। यह गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। गोल्डन ट्रायंगल में कौन नहीं आता है? कंबोडिया। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, लेकिन 9 जनवरी को आपका भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और इस बार जो भारतीय प्रवासी दिवस हुआ आपका इंदौर में हुआ, और इरफान अली जो गुयाना के राष्ट्रपति थे वो भारत में आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 26 में, लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम में लोसुंग त्योहार प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है आपका योनेक्स कप। सूरज ताल झील किस राज्य में है? तो सूरज ताल जो झील है आपका हिमाचल में पड़ेगा। सूरज ताल झील, रेणुका झील, ये सब आपका हिमाचल में ही पड़ता है। इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम का मतलब हो गया परितंत्र। इकोसिस्टम को हम लोग क्या कह सकते हैं? पारितंत्र कह सकते हैं। अब पारितंत्र का क्या परिभाषा होगा? पारंपरिक क्रिया करने वाले जीव समुदाय नहीं, किसी स्थान का आजीविक घटक नहीं, पृथ्वी और वायुमंडल के क्षेत्र जहां जीव रहते हैं नहीं, जीव समुदाय और उसके वातावरण को संतुलित तंत्र। हाँ, तो इकोसिस्टम हम लोग कहेंगे जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 30, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो याद रखिएगा 1/3 होना चाहिए, यानी 33.33 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, एपीफाइटस पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। क्यों? क्योंकि यह यांत्रिक मदद हेतु जो है दूसरे पर आश्रित रहते हैं। पहला बात तो ये, एपीफाइट्स पौधे जो हैं यह वह पौधा होता है जो आश्रय के लिए अन्य वृक्ष पर निर्भर होते हैं, लेकिन पोषक तत्वों के लिए इस पर निर्भर नहीं होते हैं। यह पौधा वर्षा जल, वायु तथा अन्य स्रोतों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि यांत्रिक मदद के लिए यह निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल। सिमलीपाल आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यह 1994 में स्थापना हुआ था। एकदम सही बात है। सिमलीपाल पड़ता कहाँ है? उड़ीसा में पड़ेगा। कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है। क्या इसकी स्थापना 2002 में हुई थी? नहीं, इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। नोकरेक, नोकरेक जो जैव मंडल है
इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। हाँ। पन्ना 2011 में इसकी स्थापना हुई। हाँ। पन्ना आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है, याद रखिएगा। कहीं कहीं मध्य प्रदेश ही देता है, लेकिन इसका उत्तर सही होगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, क्योंकि दोनों के सीमा पर ही पड़ता है महाराष्ट्र। और नौकरेक मेघालय में पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ये करंट का क्वेश्चन है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट, यानी वह हाईकोर्ट बताइए जो उस क्षेत्र के यानी क्षेत्रीय भाषा पर निर्णय दिया है। तो यह हो जाएगा केरल हाईकोर्ट। लेकिन हाईकोर्ट में जो भी कार्रवाई हो रही है उसको लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट वह गुजरात हाईकोर्ट। ठीक है। श्वास ऐप को जारी किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। क्यों किया गया है? तो तमिलनाडु की सरकार ने राज्य के स्वच्छता कर्मचारी और उनके परिवारों के सदस्यों के कल्याण हेतु श्वास ऐप को जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में संगम एक नौसेना का युद्ध अभ्यास है। यह युद्ध अभ्यास संगम जो है का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका के साथ किया गया है। सबसे पहली बात, ये जो संगम युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। हुआ कहाँ है? तो याद रखें, जो संगम युद्ध अभ्यास है यह गोवा में हुआ है और इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन बना है? इसका उत्तर हो जाएगा टोंगा। टोंगा जो है ILO में शामिल होने वाला 187वां देश बना है, जिसकी राजधानी क्या है? तो टोंगा की जो राजधानी है वह नुकू। क्या है? नुकू। और ILO की अगर बात कर दी जाए कि स्थापना कब हुआ था, तो आपको पता होगा 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और जनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग आते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा एस जयशंकर, जो कौन है? जो विदेश मंत्री हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो है यह तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आ गया था उसी के लिए यह ऑपरेशन दोस्त चलाया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में प्रथम देश कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का स्थान इसमें 4 नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 40, बीत वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का GDP विकास दर कितना अनुमानित है? इसका उत्तर हो जाएगा 6 से 6.8% अनुमानित है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कितना नंबर पे है? पहला नंबर पे दूध उत्पादन में भारत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुश्ती। कुश्ती खेल खेलती है सुश्री अंशु, जो अर्जुन पुरस्कार विजेता है 2022 की। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रेमी पुरस्कार 2023 एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो याद रखें दोस्तों, हैरी आउस। हैरी आउस जो है इसको एल्बम ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। लेकिन वही सॉन्ग ऑफ द ईयर कह दिया जाए तो जस्ट लाइक दैट, तो यह हो जाएगा सॉन्ग ऑफ द ईयर। सॉन्ग ऑफ द ईयर
ये हो जाएगा जस्ट लाइक दैट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रसिद्ध पुस्तक है विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सलमान रुश्दी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो 2023 का थीम क्या है? तो सबसे पहले समझिए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च के दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्लोज द केयर गैप इसका विषय है विश्व कैंसर दिवस का। स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। यहाँ स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है जो 70 फीट ऊंची है। इसी मूर्ति को स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जाना गया है जो महाराष्ट्र में बन रही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाएगा कि महाराष्ट्र में कहा? तो याद रखिएगा लातूर में। महाराष्ट्र के लातूर में आपका स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 47, जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा हो जाएगा? तो नई दिल्ली इसका सही उत्तर है। नई दिल्ली 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? केरी परनाइक इसका सही है। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान को बना दिया गया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बने हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात कर दी जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रमेश बैस, रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है। हाल ही में तुलसीदास बलराम का मृत्यु हुआ है जो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कौन से खेल से है? तो यह खेल क्षेत्र से संबंधित है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ए, और 48 का उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल गणेशी लाल नहीं है, कौन है? रमेश बैस हैं। ठीक है। वहीं 49 में देखिए तुलसीदास बलराम एक फुटबॉलर है भैया, फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संगीता वर्मा, संगीता वर्मा जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष है और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का स्थापना 2003 में हुआ था। कहेगा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में हुआ है। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ने इसकी उद्घाटन की है। 3 दिवसीय यह सम्मेलन था और लगभग 15 से अधिक देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किए थे। हाल ही में दयानंद सरस्वती जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 200वीं जयंती इस बार स्वामी दयानंद सरस्वती की मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 54, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में किस राज्य में याओ सांग उत्सव मनाया जाता है? तो मणिपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। वंदे भारत ट्रेन संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर सुलेखा यादव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुलेखा यादव के बारे में एक चीज याद रखिए, यह पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी बनी है। रवि फसल, रवि के लिए याद रखिएगा ऑन मा, यह ट्रिक है। ऑन मा, ऑन मतलब अक्टूबर से नवंबर में बुआई करेंगे और मार्च से अप्रैल में इसको कटाई करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे बुआई का बात किया गया, अक्टूबर से नवंबर, यानी 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 58 का। क्वेश्चन नंबर 59, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो म्यांमार से लगने वाली सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। और आपको पता होगा म्यांमार और भारत के बीच पटकोई पहाड़ी है जो सीमा का विभाजन करती है, लेकिन दर्रे में बोल दिया जाए तो तुजू दर्रा जो मणिपुर में है, यह भारत को म्यांमार से अलग करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में आइए, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो भारत के उत्तरी मैदान में ठंडे के समय में जो वर्षा होगी वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगी। क्वेश्चन नंबर 62, कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सेंट्रोस, यह कहां है? ब्राजील में है, ठीक है, बंदरगाह है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय में पड़ता है? कुमायूं हिमालय, 63 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 54, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप। दूध गंगा, देखिए एक चीज आपको यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 65, दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इस बुक में क्वेश्चन नंबर 65 जो है इसका क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। इसका उत्तर बुक के अगर हिसाब से देखा जाए जो चुनाव दे रहा है, जो एकदम गलत है। देखिए क्वेश्चन है दूध गंगा के बारे में, यह जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। और यह झेलम की सहायक नदी है, यह चीज आप ध्यान में रखें दोस्तों, झेलम की सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी है, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। वहीं अगर चिनाव की सहायक नदी झेलम आ जाएगा, उसके बाद रावी आ जाएगा, फिर मारू सुंदर, यह झेलम की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। तो ये होगा, तो 65 का उत्तर आप लोग सुधार लीजिए, क्वेश्चन 65 का उत्तर ए होगा झेलम। भार का एसआई मात्रक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 67 पे आइए, निम्नलिखित में से वो कौन सा यंत्र समुद्र के सतह से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, है ना। यदि किसी कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर काम हो रहा है वहां पर उसकी ऊर्जा वृद्धि करेगी। यदि दो कणों के बीच की दूरी को हम बढ़ा देते हैं तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जाएगा कम हो जाएगा, 69 का उत्तर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में कहीं दो पिंडों के बीच लगने वाले बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के विक्रमानुपाती होता है।
जैसे आपको पता होगा एक फार्मूला F इक्वल टू G M1 M2 बट्टा R स्क्वायर। तो यहाँ क्या कहा, दो कणों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए। जब आपको यह बढ़ा रहे हैं तो गुरुत्वीय आकर्षण का बल क्या होगा, घटेगा नहीं। ये बढ़ रहा है तो घटेगा, ये घटेगा तो बढ़ेगा। लेकिन द्रव्यमान बढ़ता तो बढ़ता, घटता तो घटता। क्वेश्चन नंबर 70 पे आइए। उत्प्रेक्ष बल और भार कार्य करते हैं किस दिशा में। तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा विपरीत दिशा में यह काम करते हैं। 70 का डी इसका सही है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, माध्यम यह तरंग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, माध्यम। माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है। तरंग की विशेषता है उसमें एम्पलीट्यूड होता है, तरंग दैर्घ्य होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। देखिए दूध का दही में परिवर्तन, देखिए होता क्या है, होता क्या है, रासायनिक परिवर्तन जब एक वस्तु दूसरे वस्तु में परिवर्तित हो जाए और फिर वह जो बनी हुई वस्तु है वो वापस पुनः उसी वस्तु में नहीं आए, तो यही हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। देखिए जब दूध को हम दही बना देंगे तो क्या दही से दूध बनेगा, नहीं बनेगा, यानी यह रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 72 का ए इसका सही उत्तर है। वहीं शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन यह भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना, देखिए एक गिलास में आप पानी ले लीजिए और उसमें रेत डाल दीजिए और घोल दीजिए और उसके बाद आप रेत को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं, यानी ये भौतिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना, फिर पानी से आप चीनी निकाल भी सकते हैं, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा दूध का दही में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसने परमाणु का अविभाज्यता के बारे में बताया था। तो जॉन डाल्टन, डाल्टन ने बोला परमाणु अविभाज्य है, जो यह बात को गलत साबित हुआ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का उत्तर हो जाएगा डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से वह कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा गैलियम, गैलियम सामान्य अवस्था पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, Ga से इसको सूचित किया जाता है और यह चांदी के जैसा ही सफेद दिखाई पड़ता है। यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो सबसे पहले इसको जोड़िए, कितना है ये 3, ये कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 13। तो कौन कौन है? देखिए 3 किसका परमाणु संख्या है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम क्या है, धातु है कि नहीं है, है, यानी ये हो सकता है। 11 क्या है, 11 परमाणु संख्या किसका होगा, सोडियम का। सोडियम क्या है, धातु है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, है ना। उसके बाद 13 क्या, एल्युमिनियम। तो यह क्या है आपका धातु है। लेकिन 8 क्या है, ऑक्सीजन। क्या यह धातु है, नहीं, अधातु है। तो यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल्य विशेषता माना जाता है। तो याद रखें दोस्तों, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक इसका सही हो जाएगा। परमाणु क्रमांक एक तत्व के भार के तुलना में एक मूल्य विशेषता माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 में आइए। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया आएगी इसका एक फार्मूला बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन, जब भी ऑक्सीडेशन की बात आई तो आपको याद रखना है रेल, RAIL, बस इसी से आपका प्रश्न का उत्तर बन जाएगा दोस्तों। अभी है क्या, आर, आर का मतलब होगा रिमूव। रिमूव किसको करेंगे, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को हटाना है, यानी हाइड्रोजन को आपको हटा देना है। ऐड,
ऐड किसको करेंगे हम लोग, ए से ऐड करेंगे हम लोग ऑक्सीजन को हम लोग ऐड करेंगे। आई का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। इंक्रीज क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। और एल, लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जाएगा, ठीक है, तो लॉस किया जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो यही आपको याद रखना है। देखिए ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, देखिए है कहीं, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन में कमी, तो इलेक्ट्रॉन में कमी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 77 का बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 78, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण क्या होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सशक्त एसिड और कमजोर बेस होगा। एसिड जो होगा जब 0 डिग्री आपका पीएच मान है तो इसका मतलब है जो अम्ल होगा ना वो तो मजबूत होगा, लेकिन आपका बेस यानी क्षार वो कमजोर हो जाएगा। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में परिवर्तन होता है, जब अम्ल को जल में घोलेंगे तो हमको क्या देगा, H प्लस आयन देगा, अम्ल देगा H प्लस आयन, यहाँ क्या दे रहा है, क्षार, ये होगा नहीं, क्षार जल में घुलेगा तो H3O देगा नहीं। देखिए जब क्षार जल में घुलेगा ना भैया तो OH माइनस देगा, देखिए कहीं दे रहा है OH माइनस क्षार घुलता है जल में, तो यानी 79 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 80, उस निष्क्रिय गैस का नाम बताइए जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है, तो हीलियम इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा नंबर इसका परमाणु संख्या कितना है, 2 है, अब पहले आवर्त में ही रखा गया है, अब 18वां वर्ग में रखा गया है, और जीरो समूह के नाम से भी जानते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 81, अधातुओं का व्यापक उपयोग किसमें किया जाता है, अधातु का बहुत ज्यादा रूप से प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो याद रखिएगा खाद में हम लोग करते हैं। होता क्या है, अधातुओं का व्यापक उपयोग उर्वरकों में पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए खाद के रूप में किया जाता है, ठीक है, तो 81 का उत्तर बी हो जाएगा। कास्टिंग सोडा, कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम होगा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सही उत्तर हो जाएगा, 82 का डी इसका सही है। हीमेटोलॉजी किसका अध्ययन है, रक्त का अध्ययन है, 83 का ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए पानी की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर है। हमारे शरीर में वसा संचयक ऊतक कौन सा है, जो वसा को संचय करेगा वह ऊतक कौन सा है, एडिपोज ऊतक, यह हमारे शरीर में वसा संचयक ऊतक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो याद रखें दोस्तों, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, अस्थायी आकार, क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। लगातार विभेदन के माध्यम से ही शरीर जीवों की वृद्धि होती है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विभेदन। पादपों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, देखिए पादप में प्रचुर मात्रा में अगर बोला जाए तो कार्बन पाया जाता है पेड़ पौधा में प्रचुर मात्रा में, लेकिन पेड़ के पत्तियों में सबसे ज्यादा, पत्ती में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम पाया जाएगा, है ना। सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिक के सिद्धांतों
के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। 88 का उत्तर सी इसका सही उत्तर है। ग्रेगर मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89, जोक निम्नलिखित में से किस संघ में आता है? तो याद रखें, जोक जो है एनिलिडा ग्रुप में आता है, जो एक प्रकार का उभयलिंगी है जोक। ठीक है, 89 का ये उत्तर सही है। होमोडोंट जो दांत मिलती है आप लोगों को, यह मछली के शरीर, मछली में होमोडोंट जो है दांत पाया जाता है। 90 का ये इसका सही उत्तर है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल HCl होता है। ठीक है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। और एक चीज आप याद रखिएगा, जो जो HCl है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, याद रखिएगा, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है HCl में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से संबंधित नहीं है? देखिए, इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा। गॉड मेरी कैट MP की है, यह वायरस से संबंधित रोग है दोस्तों। देखिए, ग्वाइटर, डेंगू, M से मीजल्स, E से इंसेफेलाइटिस, R से रेबीज, I से इन्फ्लुएंजा, C से चिकन पॉक्स, A से एड्स, T से टेकोमा। M से मीजल्स, P से पोलियो, K I से कंजक्टिवा। यह जो रोग है आपका वायरस से संबंधित है। तो देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस से है, चेचक वायरस से है, देखिए टीवी यह आपका जीवाणु से संबंधित रोग है। ठीक है, और खसरा यह आपका वायरस है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तपेदिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, 1949 में भारत सरकार द्वारा निर्मित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? PC महानलोबिस इसका सही उत्तर हो जाएंगे। PC महानलोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 4 अगस्त 1949 को। ठीक है, और इस समिति के अध्यक्ष PC महानलोबिस थे, लेकिन गॉडगिल और KRV राव इस समिति के सदस्य थे। ये जो थे ये सदस्य थे, और गॉडगिल ये आपके सदस्य थे, ये दो सदस्य थे। ठीक है, कहेगा नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट यह कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती x और 24 और 36 के बीच तृतीय समानुपाती y है, तो 6x अनुपात 13y का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2/3। अगर आप कहिएगा इसको बनाकर दिखाइए तो देखिए, मध्यानुपाती अगर निकालना है तो आपको मालूम होगा √A/B, तो वहां पे 2 रेशियो दिए हुए था, एक 39 और दूसरा 156। जब आप इसको रूट से निकालेगा तो 78 आ जाएगा। ठीक है, एक आपको निकालना था तृतीय अनुपाती, यह कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला था B² बट्टा A, है ना?
तो बी क्या था 36 इंटू 36 यानी 2 को था, एक 24 और एक 36 था। इसको ए और इसको बी माने तो बी स्क्वायर इन 36 36 बटा 24 कैलकुलेशन करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 54। देख लीजिए कैसे आएगा 12 तिया 36 12 दूना 24 2 से काट देंगे 36 18 मरते में तो 18 तिया 54 सॉरी 54 आएगा यहाँ 54 आएगा। अब इसका रेशियो बोला है तो 78 इंटू 6 और 13 इंटू 54 यही बोला है। देखिए 13 छक 78 6 को काट दीजिए 54 9 मरते में 3 तिया के 9 और 3 दूना 6 यानी 2:3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इसका 96 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरह 97 का क्वेश्चन देखिए विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा और विश्राम सहित 48 किलोमीटर प्रति घंटा बस की गति है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितना समय विश्राम के लिए रुकेगी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 97 का? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 मिनट रुकेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 इसका पूरा सॉल्यूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर मैथ का सॉल्यूशन हम करके डाल देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले दोस्तों, वहां से आप समझ सकते हैं पूरे मैथ को, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी अगर हम मैथ बताएंगे तो 5 मैथ है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं और इसका सॉल्यूशन आप अपने पीडीएफ के माध्यम से आपको दे देंगे। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि 2 + √3 a इक्वल टू 2 - √3 b इक्वल टू 1 तो a बटा 1 बटा a प्लस 1 बटा b का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए a और b का वैल्यू बराबर है ना, तो जब a 1 बटा a है यानी ये वाला इधर चल जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, या मान लेते ये a को इधर भेज दिए यानी 1 बटा a, तो इसका वैल्यू ये आ गया। 1 बटा b है तो b को जब हम यहाँ पे बटा में डाल देंगे तो ये बचेगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो √3 और √3 कट जाएगा तो आ जाएगा 2 2 4 इसका सही उत्तर। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 3 साझेदार है। देखिए एक ए है, एक बी है, एक सी है। एक 40,000 रुपया निवेश करता है, एक 38,000 रुपया और एक 42,000 रुपया निवेश करता है। ठीक है। और व्यापार को प्रारंभ करता है इतना रुपया निवेश कर कर, 1 वर्ष के अंत में इतना रुपया लाभ हुआ, यानी 1 वर्ष यानी 12 से गुना कर दीजिए सब में, क्योंकि 1 वर्ष का में 12 महीना होते हैं। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। ठीक है। 12 12 12 यह भी कट गए। 20 मर्त में 20 दूना 40, 19 दूना 38 और 21 दूना 42। ठीक है। जोड़िए कितना आएगा 20 20 20 60 20 40 60 यानी 60 बराबर आपका कितना दे दिया 55,200। ठीक है। 55,000 आपका 200 दिया हुआ है 60 बराबर, तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 55,200 बटा 60। आपको किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ देखिए ए का लाभांश निकालना है, ए का लाभांश निकालना है तो ए का लाभांश कितना है यहाँ पर 20 है, इसको 20 से गुना कर दीजिए। जब कैलकुलेशन करिएगा इसका उत्तर कितना आएगा 18,400 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा। ठीक है। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ए और एक उम्मीदवार बी। ठीक है। एक उम्मीदवार को 71% मत मिला। देखिए मान लेते इस व्यक्ति को 71 मिला या इसी को मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 71 इसको मिला तो इसको 29 मिला होगा। ठीक है। और वह 756 मतों से जीता, यानी इसके बीच का अंतर, यही अंतर बराबर इतना से जीता है, क्योंकि 71 का जो कुछ वोटिंग होगा और 29 का जो वोट मिला होगा, यही दोनों का अंतर जो आएगा वही तो जीत का आंकड़ा होगा कि इतना वोट से जीता है। तो उसी हिसाब से देखिए
71 को जब 29 में आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो यही 42% बराबर आपका दिए हुए है 756। तो कुल मत काट यानी x का 42% कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसको काटिए तो ये कट जाएगा कितना मर्ते में, 18 मर्ते में कट जाएगा। अब परसेंट उधर जाकर 2 जीरो बैठ जाएगा, यानी 1800 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 100 का हो जाएगा इसका उत्तर सी। तो ये हो गया सेट नंबर 1 का आपका फुल सोल्यूशन दोस्तों। तो ये आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सेट नंबर 1 का दोस्तों। कल सेट नंबर 2 का आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। पूरा क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं, इसमें कौन सा क्वेश्चन गलत है वो भी आपको बता दिए हैं। अपने बुक में सुधार कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले दोस्तों, क्योंकि 15 अक्टूबर से फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर पीडीएफ के माध्यम से आपको टेस्ट करवाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।